नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने वाले हैं मिट्टियाँ यानी कि सॉइल्स की। बात करेंगे आज काली मिट्टी से लेकर रेगुलर मिट्टी, लैटराइट, जलोढ़, जितनी भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं सबकी चर्चा करेंगे। ये मिट्टियों से रिलेटेड सारा चैप्टर है, सॉइल से रिलेटेड चैप्टर है दोस्तों, जिसके हम फैक्चुअल डेटा के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल डेटा पर भी बात करेंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम्स में हमेशा, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, खासकर यूपी पीसीएस, आरओ, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस, आरएएस, एमपी पीसीएस वगैरह वगैरह, हर जगह यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में देखने को मिलता है। मिट्टियां हो गई, इरिगेशन हो गया, मानसून जलवायु हो गया, ऐसे क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल बेस भी हैं, जो आपके एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके डेटा के साथ थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा के साथ मिसमैच हो जाते हैं, जिससे क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से पढ़ने की जरूरत होती है और जहां पर गलत होने की चांस थोड़ी से बढ़ जाते हैं। इसलिए एक्यूरेसी को देखते हुए हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक पॉइंट को बारीकी से बताएंगे दोस्तों, जो कि मिट्टियों से रिलेटेड है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। पहले हम इसके नोट्स यानी कि थ्योरी वाली पार्ट्स पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। ये जो नोट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आपको इनको लास्ट तक बने रहना चाहिए और जितने भी प्लेलिस्ट में हमारी चीजें हैं उनको चेकआउट करना चाहिए। गॉट इट। जितने भी वीडियोज हैं उन्हें अच्छे से चेकआउट करना चाहिए। चलिए बात करते हैं नोट्स पे। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। जो मैं हमेशा से करता रहा हूँ, ये मैं आपसे हमेशा से करता रहूँगा, आप करेंगे तब भी, नहीं करेंगे तब भी, ये मेरी रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी। चलिए बात करते हैं काली मिट्टी और उसकी सारी जितनी भी डिटेल्स है उस पर दोस्तों। देखो काली मिट्टी को दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी यानी काली मिट्टी को रेगुर या कपास की मिट्टी दोस्तों, यानी कि ब्लैक सॉइल को रेगुर कपास की मिट्टी या ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजिम, याद रखना ये नाम सारे, रेगुर कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं ट्रॉपिकल चेरनोजिम आदि नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, आदि नामों से भी जाना जाता है। गॉट इट। ठीक है दोस्तों, तो इसको आदि नामों से जाना जाता है। ये सारे नाम याद रखना, हमेशा अलग अलग नाम करके एग्जाम में पूछ लेते हैं। वहीं भारत में दोस्तों रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा, जो बेसाल्ट लावा आया था, जो वल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा बना, बेसाल्ट निकल के आया, उसके अपक्षय एवं अपर्दन के कारण हुआ। किसके? उसके वेदरिंग और उसका जो इरोजन था दोस्तों, वेदरिंग और इरोजन के कारण ये जो बेसाल्ट लावा आया, उसके निर्माण से ये रेगुर मिट्टियां या काली मिट्टियों का निर्माण हुआ, जो वल्केनिक इरप्शन हुआ उसके कारण दोस्तों। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र, जो दक्कन ट्रैप वाला इलाका है, कौन कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। मैं बना देता हूं एक बार आपको दोस्तों। देखो ये इलाका जो है, ये रेगुर मिट्टी यानी कि काली मिट्टी के लिए ये महाराष्ट्र वाला इलाका है या मध्य प्रदेश, ये गुजरात, आंध्र और कर्नाटक, इस इलाके में ज्यादातर ये मिट्टियां पाई जाती है। गॉट माय पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो ये कर्नाटका, आंध्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ये बात समझ गए होंगे आप। वहीं राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के एक शोध में, एक रिसर्च हुई, एक रिपोर्ट में ये पता चला कि काली मिट्टी दोस्तों, जो रेगुर है काली मिट्टी, ये भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। कितना एरिया है? 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 16.6%। अगर बात करें काली मिट्टी की, तो टोटल इसका परसेंटेज है 16.6%, 16.6%। ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके लगभग 16.6% भाग पर विस्तृत है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा है, चूना है, कैल्शियम है, पोटास है, एल्युमिनियम है एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों यानी कि ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों। किसकी? ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट इज वेरी इंपोर्टेंट। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश यानी कि कौन सा? ह्यूमस की उपस्थिति के
कारण होता है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश यानी ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। अब बात करेंगे कि भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र क्या है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र, इसकी चर्चा कर लेते हैं, पूरा एरिया देख लेंगे क्या होगा। गॉट माय पॉइंट। ये पूरा एरिया है जो मैंने अभी मैप में दिखाया था, ये इंडिया का मैप है दोस्तों। तो ये गुजरात वाले रीजन में, यहाँ पर ये महाराष्ट्र, ये एमपी वाला इलाका है, ये आंध्र प्रदेश, ये कर्नाटका वाला इधर तक मिलता है। तो यहाँ पर काली मिट्टी का एरिया है और ये पूरे भौगोलिक एरिया का 16.6% है। कितना? 16.6% पड़ता है। गॉट माय पॉइंट। चलिए आ जाते हैं नीचे। काली मिट्टी में दोस्तों तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। ये याद रखना, ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में डायरेक्ट सब ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई, कैसे? सेल्फ फ्लो वाली मिट्टी यानी कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। कैसा होता है? गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह इस मिट्टी का रंग होता है दोस्तों। क्रैब्स के अनुसार, किसके? क्रैब्स के अनुसार रेगुर यानी कि काली मिट्टी एक, क्रैब्स के अनुसार काली मिट्टी एक परिपक्व यानी कि मैच्योर, परिपक्व का मतलब यहाँ पर है कि मैच्योर मृदा है, एक मैच्योर सॉइल का एग्जाम्पल है ये काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु यानी कि जो क्लाइमेट है इसकी प्रमुख भूमिका है। उच्चावच का मतलब हाई एल्टीट्यूड वगैरह से, यानी कि जो उसकी उच्चावच वगैरह की स्थिति होती है। तो इसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच और जलवायु की प्रमुख भूमिका है दोस्तों। अब बात करते हैं प्रश्न कोश पे, यानी कि क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट पे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय यानी कि वेदरिंग के कारण निर्मित हुई है। अभी हमने बताया शॉर्ट नोट्स में, थ्योरी में पूरी बात एक्सप्लेन की कि बेसाल्ट लावा के वेदरिंग या अपक्षय के कारण निर्मित होने वाली सिर्फ मिट्टी है रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए आप पीसीएस एग्जाम में, लोअर पीसीएस में 2015 में सेम ईयर में 2 एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ दोस्तों। जो बेसाल्ट लावा वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा निकला उसके अपक्षय के कारण ये काली मिट्टियां या रेगुर मिट्टियां बनी, इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियां दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आ जाइए। भारत में काली कपासी मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षरण से हुई है दोस्तों। यह बिदरी यानी कि फिसर ज्वालामुखी चट्टान से। ये आईएएस 2021 का क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट। फिसर मतलब फिसर। भारत में काली कपास मृदा, इसकी रचना बिदरी फिसर यानी कि ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षरण से हुए यानी कि वेदरिंग से हुई दोस्तों। किससे? वेदरिंग से। नेक्स्ट देखेंगे रेगुर किसका नाम है। ऊपर देखा काली मिट्टी, देखो आप क्वेश्चन के आने की बारंबारता, फ्रीक्वेंसी देखिए बीपीएससी में 2000 आ गया यानी कि 2 बार, 2000 में और 1998 में। तो रेगुर किसका नाम है। एक्सप्लेनेशन देखो, काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या रेगड़ का या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चेरनोजिम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों के क्षेत्र पर मिलता है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है। रेगुर मिट्टी कहां पर है? महाराष्ट्र में। जो रेगुर मिट्टी है वो सबसे ज्यादा जो उसका एरिया है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है। इसको कहते हैं रेगुर मिट्टी। आरओ मेंस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं, उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। देखो ए सही है, आर गलत है। जो रेगुर मिट्टियां होती हैं उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ये बात गलत हो गई, यानी कि जो कारण है, रीजन है, ये गलत है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। इनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को दोस्तों जो आंध्रा, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। उसकी काली मिट्टी को रैगड़ या रैगुर के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए, खासकर कपास और गन्ना, इसकी खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसमें दोस्तों लोहा है, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसकी अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों, ह्यूमस, याद रखना इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी पाई जाती है इस ब्लैक सॉइल में, इस काली मिट्टी में। सो कथन ए सही है, आर आपका गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? यह है रेगुर मिट्टी, यानी कि ये रेगुर या काली मिट्टी दोस्तों, जो कपास की खेती के लिए या गन्ने की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 8। करेवा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा केसर की, किसकी? केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बीपीएससी अभी रिसेंटली 22 में आया हुआ है। करेवा दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट, करेवा हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जो है जाफरान, यानी कि देसी केसर को कहते हैं जाफरान। करेवा जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए बहुत ही फेमस है दोस्तों। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है? काली मिट्टी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इधर है ए और आर है, इसकी बात हो रही है दोस्तों। ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें ए सही है पर आर गलत है दोस्तों, क्योंकि हमने बात की थी कि जैव तत्व जो है प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। ये हमने ऊपर चर्चा भी की थी दोस्तों। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर आकुंचित एवं दरारयुक्त, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतः इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थों यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है दोस्तों इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। इसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें इनकी कमी पाई जाती है, सो आर गलत है, ए सही है। सी इज राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या है? देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? यह कपास की काली मिट्टी। कपास की काली मिट्टी को स्वतः या कृषि मिट्टी कहा जाता है, कपास की काली मिट्टी को दोस्तों। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? यह काली मिट्टी। नेक्स्ट देखेंगे, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं। लावा मिट्टियां मालवा पठार में पाई जाती हैं दोस्तों। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं। मालवा का पठार इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों। नेक्स्ट देखें, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, जैसे कि ऊपर चर्चा हुई है। नेक्स्ट, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मिट्टी है? दिस इज ब्लैक सॉइल, दिस इज काली मिट्टी दोस्तों। काली मिट्टियां उसमें तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरारयुक्त हो जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है और इन्हें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए। झारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, यानी कि एक मैच्योर मिट्टी होती है। ये बात सही है। नेक्स्ट देखेंगे, काली मिट्टी में
आर्द्रता यानी कि नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये बात भी सही है। यानी कि काली मिट्टी में जो ह्यूमस यानी कि नमी धारण करने की क्षमता उच्च होती है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत दोस्तों। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जल धारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लोहांश की मात्रा यानी कि लोहा आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है दोस्तों। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती, इसलिए आंसर आपका डी हो गया। अब बात करेंगे दोस्तों लेटराइट मिट्टी की। लेटराइट मिट्टी पर चर्चा करेंगे, इज वेरी इंपोर्टेंट। इसके नोट्स हैं और ये बेहतरीन नोट्स हैं, इसकी चर्चा करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, हमेशा क्वेश्चन आता है 22 में, 23 में, 24 में भी क्वेश्चन है। तो लेटराइट मिट्टी पर चर्चा करेंगे। गॉट माय पॉइंट? चलिए बात करते हैं। तो लेटराइट मिट्टियों की बात करेंगे दोस्तों, उसके नोट्स पर चर्चा करते हैं। लेटराइट मिट्टियों का सर्वप्रथम जो अध्ययन है 1905 ईस्वी में बुकानन यानी बुकानन जिसे एफ बुकानन द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एफ बुकानन। कब? 1905 में। इनका नाम लैटिन भाषा के शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ है ईंट। क्या है? ईंट। भीगने पर ये मिट्टियां मक्खन की भांति मुलायम, यानी भीगने के बाद ये मिट्टियां दोस्तों मक्खन की भांति मुलायम, परंतु सूखने पर काफी कड़ी और ढेलेदार हो जाती है। ये मानसून सदृश मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मिट्टियां हैं। वहीं उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। किसके कारण? तीव्र विच्छालन क्रिया के परिणामस्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? अब देखेंगे भारत में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र, इसकी चर्चा करते हैं। जहां पर ये लेटराइट मिट्टी का एरिया है उसकी बात होगी दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? ये सारा लेटराइट मिट्टी का एरिया है। चलिए, लेटराइट मिट्टियां दोस्तों आर्द्र प्रदेशों की अवक्षालित मिट्टियां हैं। जहां पर वो वेट एरिया है उन प्रदेशों की अवक्षालित मिट्टियां हैं जिनकी उर्वरता कम होती है, जिनकी जो फर्टिलाइजेशन पावर है उसकी फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है, इनकी उर्वरता कम होती है। इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी मिलती है दोस्तों। समझ रहे हैं आप? लेटराइट मिट्टियों में लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 का प्रचुरता पाई जाएगी, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस अम्ल, पोटास, चूना, कार्बन तत्व होंगे उनकी कमी मिलती है। यह मिट्टी भारत में केरल, पूर्वी तमिलनाडु जो ईस्टर्न तमिलनाडु के छोटे भाग में, उड़ीसा में, छोटा नागपुर पठार और पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में पाई जाती है। कहां पर? केरल हो गया, पूर्वी ईस्टर्न तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, छोटा नागपुर पठार और नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में ये लेटराइट मिट्टियां पाई जाती हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बात करेंगे। वहीं मेघालय के उत्तरी भाग में, नॉर्थ में, मेघालय के नॉर्थ भाग में तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यह मिट्टी भारत के 1.80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है दोस्तों। वहीं लेटराइट मिट्टियों के रासायनिक संगठन और ऊंचाई में सामान्य संबंध पाया जाता है। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय हैं। इन मिट्टियों के निचले भागों की अपेक्षा ऊपरी भागों की मिट्टियां अधिक अम्लीय हैं, मतलब अधिक एसिडिक हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर की चर्चा होगी। क्या है, चलो इसकी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखते हैं क्या होगा ये क्वेश्चन। भारत की लेटराइट मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए क्या है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं। जो लेटराइट मिट्टियां हैं वो कह रहे हैं कि साधारणतः लाल रंग की होती हैं। दूसरा है, वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं। ये गलत है। ऊपर बात हुई थी लेटराइट मिट्टियों में नाइट्रोजन और पोटास की कमी पाई जाती है दोस्तों। उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, ये भी गलत है,
क्योंकि ये केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा और ये वाले इलाके में पाई जाती है। इन मिट्टियों में टेपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है, ये इंपोर्टेंट है। सो 1 और 4 इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर दोस्तों। लेटराइट मिट्टी में टेपियोका और काजू की अच्छी फसल है, ये राजस्थान में नहीं, लेटराइट मिट्टियां केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में पाई जाती है। और ये नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध नहीं, इसकी कमी पाई जाती है। IAS 2013 का क्वेश्चन है। गॉट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात होगी। चलिए नेक्स्ट क्या होगा दोस्तों, देखो लेटराइट मिट्टी का जो रंग है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये मिट्टियां सामान्यतः लोहे तथा एल्युमिनियम से समृद्ध होती हैं, जबकि इनमें नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्राय कम उर्वरता वाली मिट्टियां हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, चावल, रागी, गन्ना, दाल, चाय, कहवा या टेपियोका और काजू आदि की कृषि की जाती है दोस्तों। ये सारी कृषियां इस लेटराइट मिट्टी में की जाती हैं। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? पहला है, लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। जो लेटराइट मृदा है उसके संदर्भ में लेटराइट मृदा दोस्तों उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, लेटराइट मृदा जैविक यानी कि ह्यूमस समृद्ध होती है और पश्चिमी बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। कह रहे कौन सा इसमें से सत्य है? देखो दूसरा वाला सत्य है, पहला सत्य है, केवल 1 इज सत्य। पहला जो है राइट है, डी इज योर आंसर, क्योंकि ये पश्चिमी बंगाल नहीं, केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में पाई जाती है। तो सेकंड गलत है, पहला वाला सही है। पहला क्या है? डी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो क्या है, एक्सप्रेशन पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। लेटराइट मृदा दोस्तों मानसून सदस्य मौसमी वर्षा वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशिष्ट मृदा है। उष्णकटिबंधीय भारी वर्षा के कारण होने वाली तीव्र उपक्षालन क्रिया के परिणाम स्वरूप लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, परंतु इस मृदा की उर्वरता कम होती है, अर्थात इनमें ह्यूमस की कमी होती है। यह मृदा केरल, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा, मेघालय, छोटा नागपुर पठार आदि क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, क्या है? चलिए देखते हैं। कथन और कारण का क्वेश्चन है दोस्तों। पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र यानी कि नेट सोन एरिया की बात हो रही है, उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है। क्या कह रहे हैं? कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता मतलब परसेंटेज कम है। नेक्स्ट क्या है कारण? अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला को बोलते हैं लेटराइट प्रकार की है। ये बात गलत है दोस्तों, आर गलत हो गया, ए सही है, यानी ए सही है, आर गलत है। IAS 2006 का क्वेश्चन है। प्रश्न काल में पश्चिम बंगाल का शुद्ध रोपित यानी कि वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, तो वेस्ट बंगाल का शुद्ध यानी कि नेट सोन एरिया लगभग 60% था, जबकि आंध्र प्रदेश का सोन एरिया 40% था। कथन ए सही है। वहीं लेटराइट मिट्टी जो है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में अपक्षालन यानी कि लीचिंग से निर्मित होती है। लीच होने का यानी कि जो बारिश होती है, उस बारिश में जो मिट्टी के साथ बहकर आती है पानी, उसके कारण ये लेटराइट मिट्टी जो है उसके कारण ही इसका मेडअप होता है यानी कि निर्मित होती है। ये भारत में दोस्तों केरल, पूर्वी तमिलनाडु, ऐसे आप मैप इस तरीके से देखो, केरल, पूर्वी तमिलनाडु, छोटे से भाग में उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, पूर्वोत्तर में मेघालय, उसके उत्तरी भाग तथा पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग पर, जो आंध्र प्रदेश है, ये जो आंध्र प्रदेश का इलाका है वहां पर, उसके अधिकांश भाग पर लाल एवं जलोढ़ मिट्टी, दोस्तों याद रखना लेटराइट मिट्टी नहीं है, लाल यानी कि रेड एंड कैसी एल्यूवल जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कारण आर सही नहीं है दोस्तों। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचिए। लेटराइट मिट्टी मिलती है महाराष्ट्र में, ऊपर चर्चा हुई है, जहां पर महाराष्ट्र में लेटराइट मिट्टी मिलती है वहां पर काली मिट्टी भी मिलती है। तो लेटराइट मिट्टी का विस्तार केरल राज्य यानी कि मालाबार तटीय प्रदेश में और इसके बाद महाराष्ट्र में है, केरल में नहीं। इसका अभिष्ट उत्तर दोस्तों, अगर केरल होता तो केरल होता, वैसे इसमें महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र माना जाएगा। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान है कहां पर? तो लेटराइट मिट्टियां दोस्तों कहां पर ज्यादातर पाई जाती हैं, ऐसा पूछ रहे हैं दोस्तों इसमें। गॉट इट। तो लेटराइट मिट्टियां कहां पर हैं?
ये मालाबार तटीय प्रदेश में, ऊपर दे रखे केरल वाले राज्य में, मालाबार तटीय प्रदेश में। तो ये मालाबार तटीय प्रदेश में लेटराइट मिट्टियों की प्रधानता पाई जाती है। गॉट माय पॉइंट। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? यह डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये गलत है, बाकी ये सही है। ये जो लेटराइट मिट्टियां हैं दोस्तों, आर्द्र अवक्षालित मिट्टियों की मिट्टियां हैं, आर्द्र अवक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं। ये बहुत ही अवक्षालित मिट्टियां हैं और उनकी उर्वरता कम होती है। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं? तीनों सही है, उर्वरता कम है, लेकिन उनमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना और कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है दोस्तों। व्हाट माय पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होता जा रहा है? यह लेटराइट मिट्टी। आइए इसमें है क्वेश्चन है, उपर्युक्त मिट्टियों में से केवल लेटराइट में ही लोह ऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों। स्पष्ट है कि लेटराइट मृदा लोहे के अतिरेक होने के कारण अनउर्वर होती जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। दोमट या जलोढ़ मिट्टी की चर्चा होगी दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा करते हैं जिससे आप तक पहुंच पाए। दोमट या जलोढ़ मिट्टी पे चर्चा होगी। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ये बात मत भूलना। बेहतरीन नोट्स हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और हम तक अपनी पहुंच बनाएं और थोड़ा सा प्यार दें दोस्तों। देयर इज ए नीड ऑफ मोरल सपोर्ट। चलिए, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, देखो थोड़ा सा इधर कर लो, ये हम बात कर रहे हैं इस समय दोमट या जलोढ़ मिट्टी की। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जो नदियां बहाकर लाती हैं सेडिमेंट्स, उन्हीं मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जलोढ़ मृदाएं जो एल्यूअल सॉइल्स हैं देश के 33.5%, याद रखना, यानी कि देश का जितना जियोग्राफिकल एरिया है वहां पर 33.5% भागों के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है दोस्तों। यह मिट्टी पंजाब से आसाम तक, याद रखना, पंजाब से लेकर आसाम तक उसके विशाल मैदानी भागों के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटियों में फैली हुई है। इस मिट्टी का निर्माण दोस्तों हिमालय तथा प्रायद्वीप से, इस मिट्टी का निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तक अपसारी सागर द्वारा छोड़े गए गाद द्वारा हुआ है। इसका निर्माण हिमालय तथा प्रायद्वीप से प्राप्त मालवा तथा अपसारी सागर के द्वारा छोड़े गए सेडिमेंट्स यानी कि गाद के द्वारा हुआ है। इनका रंग, जो कलर है, हल्के धूसर से भस्मी धूसर के बीच और जो गठन है, टेक्सचर, वो रेतीली से गाढ़ी दोमट के बीच पाया जाता है। वहीं दोमट मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक एसिड, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इनमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है, याद रखना। परंतु जलोढ़ मिट्टी यानी कि एल्यूअल सॉइल में भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की भारी कमी पाई जाती है दोस्तों। गुड माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आ जाते हैं इधर, फसलों की खेती से बात करें तो फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी कि स्टेबलाइजेशन संभव है दोस्तों। फसलों की खेती से इनमें तेजी से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। ये मिट्टियां सिंचाई हेतु सर्वोपयुक्त हैं, जिनकी मदद से इनमें चावल, गेहूं, गन्ना, जूट, कपास, मक्का, तिलहन, फल और साग सब्जियों की खेती की जाती है। सामान्यतः दोमट मिट्टी यानी कि लोम सॉइल से 40% यानी कि बालू के कण 40% मृतिका, समझ रहे आप, सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका यानी कि क्ले कण एवं 20% गाद से बोलते हैं पांसु कण, सिल्ट के कण पाए जाते हैं। वहीं बलुई दोमट मिट्टी एल्यूअल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रबे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं, भारत में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र, इसकी चर्चा करते हैं। देखो ये सारा इलाका जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में आता है दोस्तों। ये वाला इलाका किसमें, जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में है। ये पूरा इलाका देख सकते हो, समझ रहे हैं। ये जो गंगा का मैदान है, गंगा मैदान है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, आसाम वाला, ये इधर वाला इलाका गुजरात तक, ये आता है जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में। यहाँ पर भी जो पूर्वी इलाका, ये भी जलोढ़ के क्षेत्र में है। गॉट माय पॉइंट। चलिए आ जाओ।
जलोढ़ मिट्टी को दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। यहां से क्वेश्चन आंसर आते हैं एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो दो उपवर्ग कौन से? नंबर एक है नवीन जलोढ़, जिसे कहते हैं खादर। नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। इन मिट्टियों का विस्तार नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। इस मिट्टी की जल धारण क्षमता अधिक होती है। यह मिट्टी सदैव उर्वर बनी रहती है दोस्तों। कैसी बनी रहती है? उर्वर बनी रहती है। वहीं प्राचीन जलोढ़ या बांगर की बात करें, बांगर मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है। यह मिट्टी का रंग गहरा, कैसा? गहरा पीला, रक्ताभ भूरा, इनकी पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है, जिसमें चूनेदार कंकड़ के पिंड नोड्यूल्स अधिक पाए जाते हैं। वहीं बांगर मिट्टियों पर लवणीय और क्षारीय प्रस्फुटन के कारण रेह का जमाव मिलता है दोस्तों, और यह मिट्टी कम उर्वर होती है। इसमें नियमित उर्वरकों की आवश्यकता होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे भाबर की। भाबर क्या है? भाबर की चर्चा करेंगे। शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं। किसमें? शिवालिक के गिरपदीय क्षेत्र में जलोढ़ पंख पाए जाते हैं, जिनकी मिट्टी स्थूल और गुटका युक्त होती है, इसे भाबर कहते हैं। जिसकी मिट्टी स्थूल और गुटका युक्त होती है, इसे भाबर कहते हैं। भाबर के दक्षिण दलदली और गाढ़ी मिट्टी वाले क्षेत्र को तराई कहते हैं दोस्तों। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की प्रचुरता और फॉस्फेट की कमी पाई जाती है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ के ऊंचाई भागों में प्राप्त प्राचीन जलोढ़ को राढ़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन आंसर। प्रश्न कोश की बात करेंगे दोस्तों, इज वेरी इंपोर्टेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में 4 कथनों में से सही कथन को चुनना है। कौन सा सही है? यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% में, ये गलत है दोस्तों। ऊपर बात हुई थी 33.5% भूभाग पर यह मिट्टी भारत के हिस्से में आती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये सही दोस्तों। अभी बात हुई थी ऊपर, जलोढ़ मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेह, थूर, चौपन जैसे नामों से आती है? नहीं दोस्तों, वो काली मिट्टी होती है। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। जलोढ़ मिट्टी सारी मिट्टियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। देखो जलोढ़ मिट्टी में पोटास है, फास्फोरिक एसिड भी है, चूना और जैव पदार्थों की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस इसकी कमी होती है दोस्तों। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन के ब्यूरो के हिसाब से पता चला कि भारत के 33.5% भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, मतलब एल्यूवियल सॉइल का विस्तार पाया जाता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी को स्थानीय रूप से रेह, जो अम्लीय मिट्टी, ऐसे नहीं कहते अम्लीय मिट्टी है, जो एसिडिक मिट्टी है, एसिडिक सॉइल को स्थानीय रूप से रेह, थूर, चौपन, ऊसर, कल्लर जैसे नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है, जिसे एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। जलोढ़ मृदा भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। जलोढ़ मृदाएं मूलतः हिमालय के निक्षेपों से बनी है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? यह जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है। वहीं जलोढ़ मिट्टियों को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 नवीन जलोढ़ या खादर। खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में होता है, जहां प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता रहता है। वहीं प्राचीन जलोढ़ या बांगर, मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, उसे कहते हैं प्राचीन जलोढ़ या बांगर दोस्तों। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? वही जलोढ़ या एल्यूवियल, जिसे कहते हैं जलोढ़ या एल्यूवियल मिट्टी। सी इज योर आंसर, जलोढ़ या एल्यूवियल सॉइल मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है कछारी मिट्टी। ऊपर बात होती, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी दोस्तों देश के 33.5% भूभाग पर पाई जाती है। 33.5। ऊपर बात हुई है 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कहां से कहां तक? पंजाब से असम,
उसके विशाल मैदानी भाग नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी घाटियों में, यहाँ पर सब जगह जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है? दिस इज जलोढ़ मिट्टी। फिर उसके बाद नंबर 1 जलोढ़ है, नंबर 2 पे लाल मिट्टी, नंबर 3 पे काली मिट्टी, इस तरीके से है। देखिए नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहते हैं, उसे कहते हैं बांगर। जो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है दोस्तों उसे कहेंगे बांगर, और जो न्यू एल्यूवियल सॉइल है उसे कहेंगे खादर। क्या कहेंगे? खादर। और इसका रंग पीला रक्ता भूरा यानी कि पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? यह बलुई दोमट। बलुई दोमट यानी कि एल्यूवियल सैंड सॉइल की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रबे भारी मात्रा में बड़े होते हैं, दोस्तों। तो बलुई दोमट इज वेरी इंपोर्टेंट, जिसमें जल धारण क्षमता, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज्यादा होती है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? दुमटी या लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? इसमें मिलता है सभी प्रकार के कण। दोम या दुमटी या लोम मिट्टी में सभी प्रकार के कण मिलते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी जिसे लोम सॉइल कहते हैं, उसमें 40% बालू के कण, 40% मृतिका यानी कि क्ले के कण व 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः विकल्प डी सही उत्तर है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मिट्टी और उसका विविध एरिया पे। मिट्टी जो उसका विविध है इसकी चर्चा करेंगे। क्या है मिट्टी और इसके विविध पर? ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट के हिसाब से लाल मिट्टियां, जिसे कहते हैं रेड सॉइल, भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर, और वहीं जलोढ़ 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। तो नंबर 1 जलोढ़ होगी और नंबर 2 होगी लाल मिट्टी की क्या एरिया। ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस में कि सबसे ज्यादा मतलब क्रोनोलॉजी में लगाओ, पहले जलोढ़, फिर लाल, फिर काली, फिर पीली, हरी, ऐसी करके। तो लाल मिट्टी दूसरे नंबर पर है, भारत में लगभग 8.7 लाख वर्ग किलोमीटर पे, और प्रतिशतता के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से 26.8% लाल मिट्टी का परसेंटेज है। नंबर 2 पर है 26.8। वहीं जलोढ़ का है 33.5% दोस्तों। 11.5 लाख वर्ग किलोमीटर है और 33.5% एरिया पर पाई जाती है। गॉट माय पॉइंट? ये डेटा नोट डाउन कर लो। चलिए, लाल मिट्टी का निर्माण जो है जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। समझ रहे हैं आप? इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता, यानी कि लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुत बहुलता पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। कैसी? पीली दिखाई देती है, पीली। लाल मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। इनका विस्तार मुख्यतः पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा एवं छोटा नागपुर पठार यानी कि झारखंड में पाया जाता है। ये एरिया देख लो, पश्चिमी तमिलनाडु, इस तरीके से मैप बना लो, पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, दैट इज कॉल्ड झारखंड में ये लाल मिट्टी पाई जाती है। अब ये भारत की प्रमुख मिट्टियां, इनको देख लो। ये है पर्वतीय मिट्टियां, जलोढ़, लाल, काली, लेटराइट, बलुई, ये सब पाई जाती है। अंडमान है, ये लक्षद्वीप है। तो यहाँ पर पूरा मैप देख लेना एक बार पॉज करके। अब आ जाओ इधर, हम पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो थ्योरी की चर्चा करेंगे थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, तो डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ थ्योरी। चलिए, तो पर्वतीय मिट्टियां, माउंटेन सॉइल, हिमालय क्षेत्र की घाटियों और ढालों पर 2700 मीटर से 3000 मीटर की ऊंचाई के भागों में पाई जाती है। ये मिट्टियां छिछली और अपरिपक्व यानी कि इमैच्योर होती है, तथा इनमें कार्बन नाइट्रोजन, ये जो अनुपात है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात काफी अधिक होता है। ये मिट्टियां हल्की अम्लीय होती हैं। कैसी होती हैं? ठीक है, तो ये मिट्टियां अम्लीय होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टियां दोस्तों, जो डेजर्ट सॉइल है, उसका विकास शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु दशाओं में हुआ है। जो शुष्क और अर्धशुष्क जो जलवायु की दशा है उसमें हुआ है। ये राजस्थान, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, कच्छ गुजरात तथा दक्षिणी पंजाब क्षेत्र में पाई जाती है। ये मिट्टी रेत एवं
बजरी से युक्त है, जिसमें जैव पदार्थों और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दलहनी फसलें, जो दलहनी फसलें हैं, वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा का नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। जो दलहनी फसलें हैं वो क्या है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्टेबलाइजेशन की उसके द्वारा स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को दोस्तों नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। वहीं मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर है, सोयाबीन, उड़द आदि। ये क्या है, इस प्रकार की फसलें हैं जो मिट्टी में यानी कि सॉइल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और पॉइंट, अब आते हैं कुछ प्रश्न को उस पर, क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में बात करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना दोस्तों। देखिए, मिट्टी और उससे रिलेटेड राज्य हैं, जैसे कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जलोढ़ की बात कर रहे हैं। तो जलोढ़ जो है कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय कहाँ पाई जाती है, देखिए मैच करिए। जलोढ़ पाई जाती है दोस्तों कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर, यूपी, समझ रहे हैं। जलोढ़ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय राजस्थान में। 2 3 4 1 इज योर राइट आंसर। 2 3 4 1 देख सकते हो। सो बी इज योर आंसर। 2 3 4 1 इज योर राइट आंसर। आरो किसका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्या है। देखो ये मैचिंग कर लो, जलोढ़ उत्तर प्रदेश में, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश, मरुस्थलीय राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है, जो वेस्टर्न राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें किसकी मात्रा अधिक है, तो उसमें दोस्तों कैल्शियम की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए इसका क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी जो है उसमें मात्रा कैल्शियम की अधिक मात्रा में पाई जाती है। गॉट इट। तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, गंगा नहर, सिरोही, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं दोस्तों। इन जिलों की मिट्टी यानी कि चूना कैल्शियम के लवण आधारित होती है, क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है। अतः इस क्षेत्र की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है दोस्तों। किसकी, कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा का नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, वह मटर। कौन सी है, मटर की फसल है जो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। दलहनी फसलें वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार हैं अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, यह उड़द है। उपयुक्त में से देखा जाए तो कौन सी है, उड़द की फसल है जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण मिट्टी का लाल रंग होता है। देखो आइए इसमें आया क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जल योजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है दोस्तों, जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह जस्ता। क्या है, जस्ता। जस्ते की कमी पाई जाती है भारतीय मृदाओं में। भारतीय मृदाओं में सूक्ष्म तत्वों में से जस्ता की सर्वाधिक कमी देखी गई है। नेक्स्ट देखें, कथन और कारण। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस यानी कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये गलत है परंतु आर सही दोस्तों। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में अभाव रहता है, नहीं पाया जाता। तो हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। इस प्रकार कथन ए गलत है, कारण आर सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखें, करेवास मृत्तिका जो जॉफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है उसके उत्पादन के लिए उपयोगी है। कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में। जाफरान केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है। जो करेवा मिट्टी जिसे बोलते हैं बुदुर, उसमें उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है, चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है।
चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृतिका और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से क्या है कम होता है? कौन सा है? 0.002 मिलीमीटर से कम ये है दोस्तों मृतिका। मृतिका का व्यास डायमीटर जो 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। गॉट इट? चलिए, तो मृतिका जो क्ले होती है उसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है, जबकि गाद का व्यास 0.002 मिलीमीटर से 0.06 मिलीमीटर के मध्य तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के मध्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है ए, यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाले स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर तत्व है। वहीं फेरस ऑक्साइड उसकी उपस्थिति में इसे लाल रंग, जबकि फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 इसे पीला रंग देता है। धान के उपयोग के लिए यह प्रमुख मृदा होती है। दोस्तों कौन सी? मटासी मिट्टी को लाल पीली मृदा कहते हैं और यह मृदा धान के उपयोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अम्लीय एवं क्षारीय मृदा की। किसकी? अम्लीय एवं क्षारीय मृदा की चर्चा करते हैं। दोस्तों थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, नोट्स हम बड़े में पढ़ा रहे हैं जिससे आप तक वो अच्छे से पहुंच पाए। तो क्षारीय और अम्लीय मृदा कैसे कहते हैं इसकी बात करेंगे। मिट्टी का पीएच मान कम होना। दोस्तों मिट्टी का पीएच मान अगर कम है तो मिट्टी की अम्लीयता को दिखाता है, तथा पीएच मान का अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को दर्शाता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.0 के मध्य होना आवश्यक है। वहीं तेजाबिक या एसिडिक मृदाएं अवसादी सेडिमेंट्री प्रकृति की होती हैं। ये मिट्टियां लेटराइट, लोहमय लाल और अन्य लाल मृदा समूह की मृदाएं होती हैं। इनका विकास मुख्यतः भूआकृति, अम्लीय मूल सामग्री और नमी युक्त जलवायु के प्रभाव से होता है। दोस्तों वहीं ताप एवं नमी युक्त जलवायु और अत्यधिक वर्षा की स्थिति में मृदाओं की मूल सामग्री में तीव्र अपक्षय यानी कि वेदरिंग होता है और क्षारों यानी कि बेसिस की लीचिंग काफी बढ़ जाती है। वहीं उच्च तापमान के साथ भारी वर्षा और अत्यधिक लीचिंग से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। दोस्तों किसका? अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। वहीं तेजाबिक यानी एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूने यानी कि लाइम का प्रयोग किया जाता है। भारत में क्षारीय मृदा शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में जल तल के ऊंचा होने एवं जल प्रवाह के दोषपूर्ण होने के कारण होती है। दोस्तों किसके? जो जल तल है उसकी हाइट होने के लिए एवं जो जल प्रवाह है उसके दोषपूर्ण होने के कारण इसकी शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में उत्पत्ति होती है। दोस्तों गॉट इट? चलिए, ऐसी स्थिति में कोशिकाकर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण मृदा की ऊपरी सतह पर निक्षेपित हो जाते हैं। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और खारेपन को हटाने के लिए जिप्सम यानी कि कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है। वहीं मिट्टियों में जब सोडियम एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है तो लवणीय मृदा का निर्माण होता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय प्रभावी मृदा जो क्षेत्र है वो गुजरात में है। वहीं लवणीय प्रभावी यानी कि सॉल्ट अफेक्टेड मृदा को लवणीय यानी कि सलाइन, क्षारीय मतलब एल्कली एवं तटीय मतलब तटीय लवणीय में विभाजित किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में है। तो भारत में देखा जाए सर्वाधिक जो क्षारीय मृदा का क्षेत्र है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा जो सॉल्टी है वो क्षेत्र गुजरात में स्थित है।
मृदा का लवड़ी भवन यानी कि सलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित है। सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवड़ी भवन यानी कि सलाइन बिल्डिंग होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है दोस्तों। वेरी वेरी इंपोर्टेंट नोट्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरी है, इसको मिस मत करना दोस्तों। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्या है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट देखते हैं। निम्नलिखित कथन है ऊसर मिट्टी के संबंध में। किसके? ऊसर मिट्टी के संबंध में। क्या है? चूने का प्रयोग कर यानी कि जो ऊसर मिट्टी है चूने का प्रयोग करके इसे सुधारा जा सकता है। गलत है दोस्तों। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऊसर मिट्टी का। ठीक है। इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जा सकती है। तो 2 और 3 सही है, यानी कि ये सेकंड और थर्ड सही है, पहला वाला गलत है। तो पहला गलत होने से बी सही है दोस्तों। देखो ऊसर मिट्टी का पीएच मान इंपोर्टेंट है, 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी में जीवांश, नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन और जिंक की भारी कमी देखने को मिलती है। इसके उपचार के लिए पायराइट, जिप्सम और ढैंचा की हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर ऊसर सहनशील धान की प्रजाति जैसे नरेंद्र शंकर ऊसर धान 1, ऊसर धान 2 आदि उगाया जाता है। चूने का प्रयोग ऊसर मिट्टी के उपचार की जगह अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है दोस्तों। समझ रहे हैं? चूने का जो प्रयोग है वो अम्लीय मिट्टी के उपचार में प्रयुक्त होता है, ना कि ऊसर मिट्टी के उपचार में। सेकंड देखेंगे, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? ये दोस्तों 6 से 7, यानी सामान्य जो है 6 से 7 के बीच में होना चाहिए पीएच मान, जो उर्वर भूमि है, जो फर्टाइल लैंड है दोस्तों, उसकी बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है? मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी की अम्लता को तथा पीएच मान अधिक होना मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी सामान्य फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। सामान्य फसलें उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक होता है। वहीं तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम का दोस्तों। जो तेजाबी मिट्टी है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम का यूज होता है। तेजाबी मतलब एसिडिक मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः चूना मतलब लाइम का प्रयोग किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मिट्टी के अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर वह सामान्य फसलों की कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने और उससे खारेपन को हटाने के लिए यानी कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही चूने की लीचिंग के लिए कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? यह जिप्सम। क्या है? जिप्सम दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, प्रश्न काल में आप देख सकते हो, देख ही नहीं सकते आप, ये पूरा पढ़ भी सकते हो। कहाँ पर है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। ये आंकड़े आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में लवणीय यानी कि जो लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। वहीं लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गुजरात दोस्तों। रिपीटेशन देखिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा का लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के लवणी भवन मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। संचित भूमि पर लवणी भवन का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देती है। यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। तो मृदा का लवणी भवन यानी कि सैलाइन बिल्डिंग मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। वहीं संचित भूमि पर लवणी भवन होने के कारण मृदाएं अपारगम्य बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है दोस्तों? चाय बागान, टी प्लांटेशन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी है दोस्तों? तो ये है दोस्तों अम्लीय मिट्टी, यानी कि टी प्लांटेशन के लिए जो एसिडिक सॉइल है वो सबसे ज्यादा अच्छी और इंपोर्टेंट मानी जा सकती है। तो यह अम्लीय मिट्टी चाय बागानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। गॉट इट?
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट बात में, इसका ये मतलब एक्सप्लेनेशन है। चाय बागानों टी प्लांट्स के लिए गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो जल निकासी की पर्याप्त सुविधा के कारण ही इन बागानों को पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। कहां पर? पर्वतीय ढलानों पर लगाया जाता है। तो चाय बागान के लिए कैसी? गहरी अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। करेक्ट। चलो इसी में चर्चा करते हैं मृदा अपर्दन एवं सुधार की। किसकी? मृदा अपर्दन एवं सुधारों की। चलिए बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। मृदा अपर्दन एवं सुधारों पे तो प्राकृतिक जो अभिकर्ता है, जो नेचुरल, इनके जो क्या है अभिकर्ता है, नेचुरल एजेंट हैं, जैसे जल, वायु, पवन आदि द्वारा मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण में, जिसे बोलते हैं एवोल्यूशन, उसके जो क्रमिक कटाव तथा स्थानांतरण है उसको मृदा अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन कहते हैं। मृदा अपर्दन के कई कारक होते हैं, जिसमें निर्वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन, मृदा अपर्दन के कई कारक होते हैं जिसमें निर्वनीकरण यानी कि डिफॉरेस्टेशन, अत्यधिक पशुचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति, परिवहन एवं संचार साधनों द्वारा प्राकृतिक अपवाह का अपवर्तन एवं अवरोध तथा अंधाधुंध खनन आदि मुख्य है। वहीं भारत में मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में चंबल एवं यमुना नदियों की उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र जो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में शामिल है, छोटा नागपुर पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र यानी कि मालवा पठार, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। वहीं भारत में चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनल का अपर्दन, दैट इज कॉल्ड गली इरोजन के कारण हुआ है दोस्तों। वहीं अवनल का अपर्दन जो है सामान्यतः तीव्र ढालों पर, कहां पर? सामान्यतः तीव्र ढालों पर होता है। वर्षा से गहरी हुई अवनालिकाएं कृषि भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर देती हैं, जिससे वे कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाती है। जिस प्रदेश में अवनलिकाएं अथवा बीहड़ अधिक संख्या में होते हैं उसे उत्खात भूमि स्थलाकृति कहा जाता है। मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। जो मृदा अपर्दन से जो प्रक्रिया होती है उनका क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों, मिस मत करना। पहला होता है आसफाल, जैसे होते हैं बूंदाघात अपर्दन यानी कि स्प्लैश इरोजन। वर्षा की बूंदों की कंटी पर, वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर आघात से मृदा कणों के पृथक्करण को आसफाल या बौछार या बूंदाघात अपर्दन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? आसफाल या बूंदाघात या स्प्लैश इरोजन दोस्तों। तो वर्षा की जो बूंदें पड़ती है ना उसकी मिट्टी पर, तो उसके आघात से जो मृदा के कण है उनका अलग अलग हो जाना, पृथक्करण हो जाना, उसको ही क्या कहते हैं? स्प्लैश इरोजन कहते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों परत अपर्दन, मतलब सीट इरोजन। जब मिट्टी जल के साथ बहने लग जाती है उसे कहते हैं सीट इरोजन, मतलब परत का अपर्दन होना। उसके बाद आता है रेल अपर्दन, रेल इरोजन। जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं उसे कहते हैं रेल अपर्दन। समझ रहे हैं आप? SSR करके याद रखो अभी तो। उसके बाद आता है अवनल का अपर्दन, मतलब गली इरोजन। जब रेल अपर्दन की नलियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती है, मतलब SSR अब G की तरफ बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं गली रीजन। जब रेल अपर्दन की नलियां बड़ी एवं विस्तृत हो जाती हैं। उसके बाद आता है दोस्तों धारा एवं चैनल अपर्दन यानी कि स्ट्रीम, SSRG। उसके बाद आ गया स्ट्रीम, मतलब ST करके। उसके बाद होता है जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है और चैनल का रूप ले लेता है, यानी कि चैनल को तब तक अपर्दित करता रहता है जब तक कि वह स्थिर ढाल प्राप्त नहीं कर लेता है। उसको कहते हैं क्या? सीट अपर्दन दोस्तों। उसको कहते हैं स्ट्रीम चैनल अपर्दन, ठीक है, चैनल इरोजन कहलाता है वो दोस्तों। वहीं बात करें सोघर्म यानी कि ज्वार, किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए अधिक उत्तरदायी होती है ये ज्वार। मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। किसमें? मृदा संरक्षण में। गॉट इट? ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वहीं मृदा सुधार के अंतर्गत फसल चक्र, मृदा में सुधार के लिए फसल चक्र की जरूरत है। मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती द्वारा मृदा की उर्वरता, जो फर्टिलाइजेशन है, उसको पोषित किया जा सकता है दोस्तों। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स थे फैक्चुअल डेटा एंड कंसेप्चुअल डेटा के साथ। अब बात करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर। चलो क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? तो ये है दोस्तों शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में, ऊपर बात हुई थी, पढ़ सकते हो। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन, जो मृदा अपरदन है उसकी समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कम से इस प्रकार हैं: चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, पश्चिम हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र, इनकी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र इसमें शामिल है, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र जिसे मालवा पठार आदि कहते हैं, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र शामिल है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन, इनकी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? वो है चंबल घाटी। कौन सा? चंबल घाटी दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी की कटाव की समस्या है? तो यह मुरैना, जिला मुरैना में ये सब बहुत होता है। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनल का अपरदन के कारण मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिलों की अधिकांश भूमि बीहड़ एवं बंजर हो गई है दोस्तों। गॉट इट? अब आ जाओ नीचे, नेक्स्ट देखते हैं। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो यह अवनल का अपरदन। भारत के मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि चंबल घाटी क्षेत्र में खो खड्डों का निर्माण अवनल का अपरदन यानी कि गली इरोजन के कारण हुआ है। किसके? अवनल का अपरदन के कारण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रिया इनकी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन का सही क्रम को पहचानना है। तो पहले होता है आस्फाल अपरदन, परत, रिल, अवनल का, मतलब पहले स्प्लैश, फिर होता है परत, फिर होता है गली, फिर होता है सीड इरोजन यानी अवनल का अपरदन। उसके बाद होता है क्या? बड़ा वाला जो होता है रिवराइन तरीके से। समझ रहे हैं आप? ये देखो यहाँ देख सकते हो पूरा, पहले आस्फाल यानी कि स्प्लैश, परत ऊपर बताया मैंने, सीड, फिर रिल, फिर गली, फिर होता है स्ट्रीम या चैनल इरोजन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ये इसकी क्रोनोलॉजी है, ये मैंने ऊपर बताया हुआ है, फिर से आप देख सकते हो। क्या है नेक्स्ट, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? यह सोरघम। आइए इसका क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है? सोरघम। विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार सोरघम यानी कि ज्वार किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है। देखा जाए तो फसलों में क्लोवर से भूमि सबसे कम अपरदित होती है, यानी कि इनमें से देखा जाए तो ये जो क्लोवर है इसमें सबसे कम भूमि का अपरदन होता है इस क्लोवर से दोस्तों। गॉट इट? देखें नेक्स्ट क्या है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? यह बीज संशोधन। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता प्राप्त कर सकते हैं, मिश्रित खेती से भी और बहुफसली खेती से भी। बीज संशोधन की विधि से उपज कर प्रभाव बढ़ेगा किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसली खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट देखें, फसल चक्र आवश्यक है विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, ये मैंने बताया हुआ है, पढ़ सकते हो आप। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। क्या है? सस्यावर्तन यानी कि फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेद का निर्माण यानी कि टेरेसिंग, वायु रोध। तो इसमें पूछा है कि भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपर्युक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझाती हैं? तो 1 3 4 दोस्तों, समझ रहे हैं? मृदा संरक्षण के संबंध में अगर देखा जाए, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण, वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। वहीं देखें नेक्स्ट, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? तो यह है वन उन्मूलन से, केवल दो, वन के उन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन से, ये दोनों नहीं है। ठीक है, बी इज योर राइट आंसर, बी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया जाता है या नाश किया गया है
वह मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है। इसका कारण यह है कि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, जिससे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम कर देते हैं। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि यानी कि टेरेस कल्टीवेशन मृदा अपक्षय की समस्या से संबंधित नहीं है। वहीं उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनोरोपण द्वारा। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण यानी कि यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समोच्चरेखीय कृषि, अतिचारण मतलब ज्यादा पशुओं को ना चलाना, तथा स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। जो स्थानांतरित कृषि होती है लाइक झूम कृषि वगैरह, उस पर रोक लगाना। मेड़बंदी करना, ये सारे उपाय हैं जो मृदा इरोजन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है वनों को रोपण करके, मतलब वनों को लगाकर, फॉरेस्टेशन से। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? तो कौन सी है? भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग। तीसरा है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। कह रहे हैं सही उत्तर चुनिए, तो तीनों इज राइट आंसर। आइए इसका क्वेश्चन है, यानी इन तीनों से दोस्तों कृषि में जल संरक्षण में सहायता मिल सकती है। भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ऐसी पद्धतियां हैं जो कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था मृदा अपरदन और उससे रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड पूरा इंपोर्टेंट चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं हम इस वीडियो में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पतियों की। तो सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें और वीडियो को बहुत ही ज्यादा प्यार दें। चलिए मैं बात बता दूं नेक्स्ट हम क्या दिखाने वाले हैं आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम इस प्राकृतिक वनस्पति पे। दोस्तों ये चैप्टर होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने बात की सॉइल्स की, सारी बात की जलोढ़ यानी कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, किसका एरिया कितना है, कहाँ कहाँ पर है, मैपिंग के थ्रू हमने बताया उसके क्या क्या रीजन है, कौन कौन से इरोजन्स के थ्रू जो मिट्टी का सॉइल का जो इम्पैक्ट पड़ता है, इन सब सारी चीजों पर चर्चा की। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था सॉइल से रिलेटेड, सो मिस मत करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों रिक्वेस्ट है टू ऑल ऑफ यू कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।